हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो संबंधित है हमारे संविधान के अंदर होने वाले संशोधन से। ठीक है, तो हमारे संविधान में तो वैसे बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारे बिल पास हुए, लेकिन हम उन संशोधनों के बारे में आज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहिएगा आज की क्लास के लिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो बिल होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बिल पास होकर के संशोधन बना ले। कहने का मतलब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक नंबर का बिल आपने पेश किया। बिल पेश करने का मतलब कि आप सोच रहे हैं ऐसा, और अगर उस बिल पे पूरा जो उसी के पक्ष में यस वाला वोटिंग हो गया तो वो बिल पास हो जाएगा। और जब बिल पास हो जाता है तब वो क्या होता है, तब वो होता है संशोधन। ठीक है, तब वो होगा संशोधन। तो यानी कि पहले नंबर का बिल आप लाएं और ये बिल पास हो गया तो पहला संशोधन हो गया। लेकिन आपने दूसरा बिल लेकर के आप लाएं, दूसरा बिल लाएं और दूसरा बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा बिल जो है ये पास नहीं हुआ, तब ये संशोधन नहीं होगा। ठीक है, फिर आपने एक तीसरा बिल लाया और ये तीसरा बिल क्या हो गया, ये तीसरा बिल पास हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संशोधन। तो अभी तक संशोधन कितने हुए, बिल तो 3 हो गए लेकिन संशोधन कितने हुए, संशोधन 2 ही हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा इस क्लास को लेकर के, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बिल पूछ लिया जाता है। वैसे हम जनरली जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम में बिल नहीं पूछा जाता है। कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करने के लिए वो बिल डाल देते हैं, क्वेश्चन में डाल देंगे, ऑप्शंस में डाल देंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। हर बिल पास नहीं होता है, तो इसलिए बिल की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन संशोधन, जो बिल पास होगा वही संशोधन कहलाता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की कैटेगरी में हम देखने वाले हैं संशोधन पहले से लेकर के जो आपका जीएसटी का संशोधन हुआ था वहां तक की चीजों को देखेंगे, 101 नंबर के संशोधन तक। और आपको पता होना चाहिए जीएसटी का जो संशोधन हुआ था ना, ये 112वां बिल था, लेकिन संशोधन था 101 नंबर का। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास। और फर्स्ट आप स्लाइड पे देखोगे पहला संविधान संशोधन क्या है। तो पहले संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1951 में। 1951 में हमारे संविधान में पहला संशोधन किया गया था, और इस संशोधन के अंतर्गत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्योंकि अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में टोटल 8 ही शेड्यूल थे, 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 ही अनुसूची थी। तो 9वीं कब जोड़ी गई, 9th नंबर की शेड्यूल जो है वो पहले संविधान संशोधन 1951 के थ्रू जोड़ा गया था, और बाद में फिर इसमें संशोधन हुआ है। ऐसा नहीं कि 9वीं अनुसूची में फिर संशोधन नहीं हुआ है, इसमें फिर 4थे नंबर का संशोधन हुआ था, 17वें नंबर का हुआ था, 29वें नंबर का हुआ और 34वें नंबर का हुआ। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे संविधान संशोधन पहले के द्वारा। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीजें जोड़ी गई थी, जैसे अनुच्छेद आप 19 को पढ़ोगे, 19(1) को, तो अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है कि हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें अपने विचारों को किसी के सामने रखने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस पे भी प्रतिबंध लगाए गए थे, और प्रतिबंध लगाने के लिए 3 खंड जोड़ा गया था। ये भी पहले संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था कि जो हमें आर्टिकल 19 हमें जो भी एक तरीके से राइट देता है, उस राइट को एक तरीके से रोकने का काम किया था कि इस चीजों पर आप नहीं बोलोगे। अगर कोई सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने वाले स्टेटमेंट हमारे रहेंगे तो हम ऐसे अभिव्यक्ति नहीं देंगे। जैसे मान लो कि जनरली आप देखोगे हिंदू मुस्लिम पर बहुत ज़्यादा बयानबाजी होता है जो सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप
देखोगे तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ आप पे केस कर सकती है, आपको आपके भाषण को मतलब बैन कर सकती है कि ये नहीं इसको सोशल मीडिया पे वायरल करना है या कुछ इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, अगर मान लो कि विदेशी राज्यों के साथ हमारे कोई मैत्रीपूर्ण संबंध है और आपके अभिव्यक्ति से, आपके भाषण से वो संबंध खराब होता है, तो भी इसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा बंद कर दिया गया था, मतलब प्रतिबंध किया गया था कि हमें तब भाषण देने का अधिकार नहीं रह जाएगा और किसी को हम अपराध के लिए उकसा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास अभिव्यक्ति है, विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हम उस स्वतंत्रता का प्रयोग इन तीनों मैटर में नहीं करेंगे। सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, किसी अपराध के लिए उकसाना, इन चीजों के लिए हम अपने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करेंगे। ये प्रतिबंधित किया गया था हमारे संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1951 में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं, देखिए 9वीं के बाद डायरेक्ट मैं 10वें संशोधन पे आ गई, क्योंकि 10वां और 12वां ये इंपॉर्टेंट है। बीच में बहुत ज़्यादा संशोधन जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हुआ उतना ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में, और इसमें आप देखोगे तो दादर नगर हवेली को क्या किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यानी कि यूनियन टेरिटरी के रूप में, यूटी के रूप में ये हमारे भारत में जुड़ा था। फिर उसके बाद 12वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1962 में हुआ था, और फिर गोवा और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी के रूप में हमारे देश में जोड़ा गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10वां और 12वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसके द्वारा दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव को क्या किया गया, हमारे यूनियन टेरिटरी के रूप में इसे जोड़ा गया था। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है इसको याद करने के लिए, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ कि ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा रहेंगी तो याद करना आसान रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं 21 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, 21 नंबर का यानी कि 21वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1967 में। तो 1967 में क्या हुआ, इस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, मतलब जो 8वीं अनुसूची है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें क्या जोड़ा गया था, हमारी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगर आपको पता हो तो मैंने बताया कि हमारे मूल संविधान में 8 ही शेड्यूल थे, और 8वें शेड्यूल में लैंग्वेज को रखा गया है, भाषा को रखा गया है। ठीक है, भाषा को रखा गया है। तो मूल संविधान में जो टोटल भाषाएं रखी गई थी 8वीं अनुसूची में, वो रखी गई थी 14। वो कितनी थी, 14। तो 21 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके थ्रू क्या किया गया कि हमारे संविधान की 8वें शेड्यूल में एक लैंग्वेज को जोड़ा गया जो थी सिंधी। ठीक है, फिर 52 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, यानी कि 52 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया 1985 में, और इसमें क्या किया गया, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान करने हेतु एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, इसके थ्रू क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9th नंबर का शेड्यूल जोड़ा गया, और 52 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट जो आया, इसके थ्रू 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया हमारे संविधान में। ठीक है, अगला देखिए 61 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1989 में आया था, 1989 में आया था। पहले क्या था कि जब हम वोट करते थे लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए, तो उस टाइम पे हमारी आयु जो थी वो 21 वर्ष मान्य थी। मतलब जब हम 21 के होते थे तब हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान कर सकते थे। तो 61 नंबर के अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू ये उम्र घटा करके 18 ईयर्स कर दी गई, यानी कि 18 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए अब हमारे संविधान में क्या हुआ कि 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी गई। अभी और भाषाओं को जोड़ा जाएगा, तो फिर अगला जोड़ा गया 71 नंबर के संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था, 1992 में ये संशोधन हुआ, और यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। इन भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। तो 14 पहले थे, फिर
21वां संविधान संशोधन के द्वारा एक जोड़ा गया था सिंधी, तो सिंधी जोड़ने से 15 हो गए। फिर 71वां संविधान संशोधन किया गया और इसको जोड़ने 3 भाषाएं जोड़ी गई और इसके जोड़ने से हो गए अब टोटल कितनी भाषाएं, 18 भाषाएं हो गई। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन आप देखो तो याद करना आसान है, न म क। ठीक है, एक ट्रिक है, न से नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुर और क से हो जाएगा कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अब इसी को अगर आप ऐड कर दोगे ना तो ये 92 आ जाएगा, यानी कि 92 नंबर का संविधान संशोधन आ जाएगा। यहाँ देखो 92 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा, 2003 में आया था और इसके द्वारा फिर कुछ भाषाएं जोड़ी गई जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 18 से बढ़ करके ये भाषाएं हो गई 22। तो याद करना ये भी आसान है। देखो 21 याद कर लो, 71 नंबर का याद कर लो। पहले में सिंधी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, सिर्फ एक भाषा जोड़ा गया था। फिर 71 3 भाषा जोड़ी गई, नमक का एक ट्रिक है, इससे याद कर सकते हो। फिर दोनों संविधान संशोधन को जोड़ दोगे तो 92 नंबर का हमारा अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा और इसके थ्रू फिर हमारे संविधान में कुछ भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई। 71 में जोड़ी गई थी, एक सिंधी पहले जोड़ी गई थी, तो ऐसे भी इनको करोगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 काउंट कर लो, जिसमें बोडो था, डोंगरी था, मैथिली था और संथाली था। ठीक है, ये देखो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे ना तो टोटल 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको उसका भाग खोजना है, क्योंकि भाषा को संविधान के एक भाग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जैसे 3rd आप देखोगे पार्ट अगर संविधान का, तो उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे संविधान के किस भाग में भाषाओं को रखा गया है ये आपका होमवर्क है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं फिर क्या किया गया। 73rd नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में और यहाँ पर क्या किया गया कि पंचायती राज्य संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया और हमारे संविधान में एक और अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं हमने देखा, 10वीं हमने देखा, तो अभी क्या किया जाएगा, 9वीं संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी। कौन सी अनुसूची जोड़ी जाएगी, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी। ठीक है, इसे हम एक पेज पे देखेंगे। देखो यहाँ पे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची। अभी कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 73वां किया गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची और फिर तुरंत इसके बाद 74वां संविधान संशोधन होगा और इसके द्वारा हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी और 12वीं अनुसूची में जो शहरी निकाय के लिए संवैधानिक दर्जा है उसे जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत जोड़ा गया था, जो 73वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा ग्राम पंचायत जोड़ा गया और जो 74वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा नगर पंचायत हमारे संविधान में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और साथ में संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया। फिर 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 में ए जोड़ा गया नगर पंचायत के लिए। क्लियर, तो हमारे टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास 8 शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल में अगर हम देखें तो फिर 4 जोड़े गए, जिसमें पहला संविधान संशोधन हुआ, फिर 52 नंबर का हुआ, फिर 73 और फिर 74। तो यानी कि टोटल इस तरीके से 12 जो अनुसूचियां हैं वो हमारे संविधान में ऐड हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखेंगे 86वां संविधान संशोधन, 86 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चों का मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये अधिकार दिया गया है कि उनको ये अधिकार है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का, और ये फंडामेंटल राइट बनाया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 21A के अंतर्गत, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत
बच्चों को मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करेंगे निःशुल्क और अनिवार्य। ठीक है, मतलब शिक्षा का उनका अधिकार है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और फिर अनुच्छेद 51A के तहत क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे, शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन जो है ये शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कब जोड़ा गया था। 86 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, तो ये जोड़ा गया था। ठीक है, 92 वाला हमने पढ़ लिया। 97 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट हम पढ़ लेते हैं, ये 2011 में हुआ था। और इसमें अगर हम देखें तो क्या किया गया, सहकारी समितियां जो थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19 में एक बार फिर से संशोधन हुआ 97 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कहा गया कि कोई भी आदमी अगर सहकारी समिति बनाना चाहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, ये क्या होगा, उसका मौलिक अधिकार होगा। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में, तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 43B को भी ऐड किया गया। अनुच्छेद का भाग 4 का अनुच्छेद 43 आप देखोगे तो उसमें बी ऐड किया गया था कि आप सहकारी समितियों को बढ़ावा देंगे, ये राज्य के लिए जोड़ा गया था। ठीक है, फिर देखिए सहकारी समितियों के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और वो भाग था 9B जोड़ा गया। ठीक है, अब देखो ये तो खत्म हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 97 नंबर का जो है, लेकिन सहकारी समितियां थोड़ा सा अगर याद करना चाहो तो याद कर लो। सहकारी समितियां जो जोड़ी गई थी संविधान में हमारे, वो 97 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीएसटी की, जो 2016 में लागू हुआ था और संविधान संशोधन था 101 नंबर का संविधान संशोधन था। जीएसटी हमारे संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो सेवा और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लगता है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, वो संविधान के 101 नंबर के संविधान संशोधन 2016 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो ये तो संविधान संशोधन बहुत ही आसान है, रटना बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो इसमें मैंने 2-3 चीज़ पे फोकस किया है, अभी थोड़े बचे हुए हैं, अभी मैं उसको अलग से दिखा रही हूँ। जैसे 42 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट था और 44 नंबर का, चूंकि 42 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसके बाद में रखा है। ठीक है, देखो मैंने फोकस क्या किया है, इस जितना अभी तक मैंने पढ़ाया ना उसमें मैंने आपको बताया कि किस नंबर की अनुसूची जोड़ी गई, मतलब कौन सी शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या फोकस किया, शिक्षा का अधिकार या शिक्षा मौलिक कर्तव्य कब बनाया गया, ये मैंने आपको बताया। उम्र कब घटा करके मतदान के लिए कम कर दिया गया, ये बताया गया। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट पे, साथ में भाषा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज, ये 3-4 पॉइंट जो हैं ये हमारे संविधान के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो बचा क्या है, बची है हमारी 42वीं संविधान संशोधन और 44वां। ठीक है, 42वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें संशोधन किया गया ना कि इसे एक छोटा संविधान के रूप में, लघु संविधान की भी दर्जा दे दिया गया 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, इसे आप कभी भी पढ़ोगे तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें नंबर का संविधान जो था संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान कहा जाता है। और ये जो आया था ये आया था 1976 में। 1976 में 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। क्या क्या जोड़ा गया था जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने रखा है। तो सबसे पहले तो हमारे प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। तो क्या क्या इसमें संशोधन हुआ है, इसमें 3 शब्द नए जोड़े गए थे हमारे प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या कहीं कहीं आपको पंथ निरपेक्ष देखने को मिलेगा, और अखंडता शब्द। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर अगर हम देखें तो आगे बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, डीपीएसपी में 3 नए संशोधन किए गए
तो कौन कौन से संशोधन थे? पहले नंबर तो 39 में संशोधन करके 39A जोड़ा गया। तो 39A में क्या कहा गया? 39A में क्या कहा गया कि समान न्याय को बढ़ावा देना एवं गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, मतलब जो हम कह सकते हैं कि सभी के लिए सामान्य न्याय की व्यवस्था जो की गई है कि सभी को जो न्याय है वो समान रूप से मिलेगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो किसी भी तरीके का हो, सभी के लिए समान न्याय की जो व्यवस्था की गई है वो संविधान के 39A में किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो 43 में ए जोड़ा गया। संविधान का जब 43वां देखेंगे अनुच्छेद, 43वें अनुच्छेद में कहा गया है कि जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही गई है, लघु उद्योगों की बात कही गई है। तो इसमें फिर 43A ऐड किया गया और लिखा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए जो मनरेगा वगैरह जो काम चलते हैं ना, तो वो इसीलिए जोड़े गए थे। वो आज कार्यक्रम जो है वो गवर्नमेंट हमारी इसीलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि वो उद्योग धंधे जो भी होंगे उसमें श्रमिकों को भागीदारी दिया जाएगा कि वो काम कर सके। एंड फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 48 में जोड़ा गया ए, और 48A में क्या कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा संवर्धन करना, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये किसका काम रहेगा? ये राज्य का काम रहेगा। ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, मतलब वो राज्य काम करे या ना करे इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या हुआ, हमारे 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया। 7वीं अनुसूची में आपको पता होनी चाहिए कि कुछ लिस्ट दी गई हैं, जैसे कंक्रीट लिस्ट हो गई, ऐसे 3 लिस्ट दी गई हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, जब 7वीं जो 7th नंबर का शेड्यूल था इसमें 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया। राज्य सूची से जो स्टेट लिस्ट थी वहां पे पहले 66 सब्जेक्ट होते थे, 66 विषय होते थे, लेकिन इसमें से 5 माइनस कर दिया गया और 5 माइनस करके कहाँ रख दिया गया? समवर्ती सूची में। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट हैं और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें 5 जब ऐड कर दिया गया तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो इसमें 100 सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, यानी कि समवर्ती सूची में 100 विषय हो गए हैं। तो कौन से 5 विषय निकाल दिए गए थे? शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय, इसे उठा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया। शिक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची का विषय है, अच्छी बात है इसे समवर्ती सूची में रखा गया ताकि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस पे बेहतर से बेहतर कानून बनाए, वन के लिए, वजन माप के लिए, वन्य जीवों के लिए और न्याय प्रशासन के लिए। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या किया गया कि हमारा नया भाग जो है भाग 4 में क्या किया गया? अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत लिखा था, यहाँ पे ये 6 लिखा गया है, यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या किया गया है, फिर लिखा गया है कि भाग 4 में 51A जोड़ा गया और 51A जोड़ा गया तो इसमें क्या कहा गया कि नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य आ गए। ठीक है, यानी कि संविधान का जो भाग 4 था जिसमें डीपीएसपी था, राज्य के नीति निदेशक तत्व था, अब उसमें भाग 4 में क्या कर दिया गया? भाग 4 में ए को ऐड कर दिया गया, भाग 4 में ए को ऐड कर दिया गया और संविधान का जो आर्टिकल 51 था, अनुच्छेद 51 था, इस अनुच्छेद 51 में 51A जोड़ दिया गया। यानी कि अब इनको जोड़ने से एक नया शब्द, एक नए चीज को जोड़ा गया हमारे संविधान में, जो था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी जो है ये राज्य के लिए दिया गया है तो नागरिकों का भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए। जब उनको अधिकार है कुछ चीजों को लेने का तो उनका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, जो संविधान के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। और कहा गया है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था।
ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे हमारे संविधान में ऐड किया गया। जब ये ऐड हुआ था, जब ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए जुड़े थे, तो उस टाइम पे 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया 86वें नंबर का संविधान संशोधन, और इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो मैंने अभी आपको पिछला ही बताया था, यहाँ पिछला ही मैंने बताया था 86वां संविधान संशोधन 51A में मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया कि जो माता पिता होंगे वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को प्रदान करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी हो गई है? 11 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला देखेंगे 74वां अनुच्छेद 74(1) में संशोधन किया गया, और यहाँ पर क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, पहले राष्ट्रपति थोड़ा सा अपने मन का था, ठीक है, फिर क्या किया गया, हमारे संविधान में 42वें नंबर का संशोधन हुआ 1976 में, और इसमें ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो काम तो करेंगे, लेकिन किसकी सलाह से करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति पूरी तरीके से फ्री था, अभी वो क्या हो गया, वो मंत्रिपरिषद के हाथ में आ गया। अब मंत्रिपरिषद जो कहे वही राष्ट्रपति को करना पड़ता था। तो ठीक है, ये थोड़े दिन चला ये काम, लेकिन फिर से इसमें संशोधन किया गया, और 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, लेकिन एक बार, कितनी बार? एक बार वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई एक कानून बन करके आया, तो राष्ट्रपति एक बार इसे बोलेंगे कि इस कानून को चेक कर लो, शायद ये गलत हो, और अगर मान लीजिए कि वो ले गए और उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया, वापस मंत्रिपरिषद वही सेम टू सेम कानून ला करके राष्ट्रपति को दे दिया, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। ठीक है, पुनर्विचार के बाद अगर कोई राय उसमें दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, तो भी राष्ट्रपति अब बाध्य होगा कि उसे मंत्रिपरिषद का बात मानना होगा। तो ये तो थोड़ा सा बात हो गया 42वां संविधान संशोधन का। आई होप आप लोगों को पॉइंट्स कुछ क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, और ये क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो मुझे पता है रिकॉर्डेड थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होती है अगर आप ध्यान से पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, एंड एक लास्ट 44 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, 44वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1978 में, 1978 में ये संशोधन हुआ था। मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति, पहले क्या था, जो मौलिक अधिकार के रूप में हमारी संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 के तहत ये रखा गया था, और इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मतलब अब संपत्ति रखने का अधिकार हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो क्या है अब? तो जब इसे वहां से हटाया गया ना, मौलिक अधिकार से निकाला गया, तो संपत्ति को कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं करने के प्रावधान के साथ इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 300 में संशोधन करके ए रखा गया, और वहां पर संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को कानूनी अधिकार बनाया गया, या किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति को निकाल दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, एंड एक लास्ट पॉइंट आप देखोगे तो हमारे संविधान में 3 तरह की आपातकाल की बात कही गई है। 3 तरह के आपात कौन होते हैं? 352 है, अनुच्छेद 352, 356 है और 360 है। ठीक है, एक तो है इमरजेंसी, जो राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपात यानी कि जब हमारे देश पे ऐसा आ जाए कि पूरे देश पे आपात आ गया है, पूरे देश पे संकट है, तो राष्ट्रीय आपात। लेकिन जब किसी एक स्टेट की बात कही जाए, किसी एक राज्य की बात कही जाए, तो वहां पर आर्टिकल 356 का काम होता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के नाम से कहते हैं। और अगर हमारे देश में पैसे की कमी हो गई है तो उसे हम वित्तीय आपात कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्तीय आपात कहते हैं। तो 3 तरह की ये इमरजेंसी हमारे संविधान में दिखाई गई है, जिसमें से यहाँ पे आर्टिकल 352 की बात कही गई है। पहले 352 में ये था ना कि अगर कहीं पर भी
कहीं पर भी आंतरिक अशांति हो रही है, मतलब देश के किसी भी कोने में आंतरिक अशांति हो रही है, अशांति हो रही है, तो क्या हो सकता है, तब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लग सकता है। तो इसी को निकाल करके संविधान के इसी शब्द मतलब अनुच्छेद के 352 से राष्ट्रीय आपात से आंतरिक अशांति शब्द को निकाल करके वहां पर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, ऐसा क्यों था मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, अभी तक हमारे देश में आर्टिकल 352 जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, राष्ट्रीय आपात कहते हैं, ये हमारे देश में अब तक 3 बार लग चुका है। एक बार लगा था 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हो रहा था। ठीक है, भारत और चीन से क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तभी एक बार ये इमरजेंसी लगा था। एक बार फिर लगा था 1971 में, और इस टाइम पे भारत का युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से, भारत का युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि बाहरी युद्ध हो रहा है तो पूरे देश पे संकट है। लेकिन फिर एक बार ये लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के समय में 1975 में, और ये टाइम था इंदिरा गांधी जी का, और इन्होंने इसलिए लगाया आंतरिक अशांति की वजह से, आंतरिक अशांति की वजह से देश में इमरजेंसी लगा दिया। उस टाइम पे कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, और ऐसा भी सुनने में आता है कि मतलब एक तरीके से जाप्ती की जा रही थी या क्या कंडीशन था। तो ये आंतरिक अशांति की वजह से ये जो कह सकते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगा था वो पूरे देश को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई, जनता दल की सरकार बनी, और उन्होंने क्या किया, तुरंत इसमें परिवर्तन किया, ये आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, और इस आंतरिक अशांति के शब्द पे एक नया शब्द जोड़ा, जिसे बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र मतलब तलवार उलवार लेके बंदूक लेकर के क्या कर रहा हो, कोई विद्रोह कर रहा हो, तब जाकर के आर्टिकल 352 हमारे देश में लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। शायद आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक तो आप कर ही दोगे और साथ में शेयर भी। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।